हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, ग्रामर का चैप्टर नंबर 12, वाक्य रचना। वाक्य रचना की आज हम पढ़ाई करेंगे। चलिए, तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाक्य रचना में तीन चीजें जरूरी होती है। क्या क्या? एक होता है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? कि जो वाक्य में क्रिया करने वाला है उसे कहते हैं कर्ता। फिर होता है कर्म। कर्ता के द्वारा जो काम हो रहा है उसे कहते हैं कर्म। और क्रिया, ये कौन सा काम हो रहा है। जैसे कि मैं जा रहा हूं, तो जा रहा हूं वो क्रिया हुई, मैं हुआ कर्ता। लेकिन कहाँ जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा मैं घर जा रहा हूं, तो वो घर हुआ कर्म। मैं कर्ता, घर कर्म, और जा रहा हूं वो हुई क्रिया। ये तीन चीजें हमेशा कोई भी वाक्य में जरूरी होती है। इन तीन चीजों से वाक्य बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ वाक्य में कर्म नहीं होता। मैं जा रहा हूं इतना भी कह सकते हैं हम, तो उसमें कर्म नहीं है। मैं लिख रहा हूं तो उसमें भी कर्म नहीं, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं ये बताओ तो कर्म हो गया। ओके, तो ये वाक्य में तीन चीजें इंपॉर्टेंट, कर्ता, कर्म और क्रियापद। तो उसी के बारे में आज हम समझेंगे। अब आगे कहते हैं, शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं। यानी कि कोई भी वर्ड है, कोई भी जो शब्द है, वो तीन चीजें बता दे। किसी व्यक्ति के बारे में बताएगी, या किसी वस्तु के बारे में बताएगी, या फिर किसी जगह के बारे में बताएगी। इन तीन चीजों का वो बोध करा दे, यानी कि वो बता दे। और वे किसी पूरी बात को नहीं बताते, यानी कि वो पूरी, कोई भी एक वर्ड कोई पूरी बात बता सकता नहीं। जैसे कि मैं बोलूंगा मैं, तो मैं मतलब क्या, उसका कोई मीनिंग हुआ नहीं। घर, तो घर का मीनिंग क्या, तो वो पूरा सेंटेंस नहीं होता, वो सिर्फ एक वर्ड होता है। वर्ड से हमें क्या, एक वस्तु के बारे में पता चलेगा, एक जगह के बारे में पता चलेगा, या फिर किसी एक व्यक्ति के बारे में पता चलेगा। लेकिन पूरी बात में पता चलती नहीं, पूरा सेंटेंस हमें पता चलता नहीं। पूरी बात का पता वाक्य से लगता है। यानी कि पूरा सेंटेंस जब लिखा हो, पूरा जब वाक्य लिखा हो, तब हमें पूरी बात समझ में आती है। जैसे कि अभी मैंने बोला मैं, उसके बाद मैं बोलूं लिख, तो मैं उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं पूरा बोलूं मैं लिख रहा हूं, या फिर मैं लिखा रहा हूं, या फिर मैं लिख चुका, मैंने लिखा था, ऐसा हम पूरा बोले तो सामने वाला पूरी बात समझेगा, वरना समझेगा नहीं। यानी कि पूरी सेंटेंस हो वही पूरी बात बताते। शब्द कभी पूरी बात बताते नहीं। शब्द से व्यक्ति के बारे में बता दे, जगह के बारे में बता दे, या फिर किसी वस्तु के बारे में बताए। लेकिन पूरी बात अगर बतानी है तो हमें सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि पूरा वाक्य की जरूरत पड़ेगी। आगे, जिस तरह वर्णों को उपयुक्त क्रम में रखने पर शब्द का अर्थ मिलता है, ठीक उसी तरह शब्दों को सही क्रम में रखने पर वाक्य का अर्थ निकलता है। यानी कि देखो, कोई भी वर्ण है, देखो एक तो मूल शब्द होता है। जैसे कि अभी मैंने बोला कमल, तो कमल एक शब्द है, लेकिन उस कमल में भी अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, वर्ण को, अक्षर को। उन अक्षरों को भी सही क्रम में रखना पड़ता है कि क को पहले रखो, म के बाद में रखो, फिर ल को रखो, तो होता है कमल। लेकिन हम उसको इधर उधर रख देंगे, तो म को पहले ले लो, ल के उसके बाद ले लो, क उसके बाद ले लो, तो म ल क, तो कुछ समझ में आएगा नहीं। यानी कि एक शब्द बनाने के लिए भी वर्ण को सही क्रम में रखना पड़ता है, जिस जगह जो आना चाहिए वही। और उसी तरह से एक वाक्य को बनाने के लिए उन शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। अगर वो शब्द सही क्रम में नहीं होगा तो वाक्य का मीनिंग भी समझ में आएगा नहीं। जैसे कि यहां पर है, मॉल मैंने से सामान खरीदा। मॉल मैंने से सामान खरीदा, देखो तो यहां पर सभी शब्द है, लेकिन शब्दों का सही क्रम नहीं है। जो क्रम में शब्द लिखने चाहिए वो नहीं लिखे। अब यही वाक्य देखो, एक भी शब्द बदलना नहीं है, लेकिन उसका क्रम ठीक कर देना है।
तो मैंने मॉल से सामान खरीदा, तो ये हमें समझ में आएगा। तो शब्दों का भी सही क्रम होना चाहिए। कर्ता पहले आता है, उसके बाद कर्म आता है, उसके बाद क्रियापद आता है। तो यहां पर कर्ता कौन है? मैं। तो मैंने वो पहला आ गया। कर्म क्या है? सामान। उसके बाद क्या आता है? तो क्रियापद, तो वो आ गया खरीदा। मैंने मॉल से सामान खरीदा। तो ये होता है। तो कोई भी वाक्य में अगर सही क्रम नहीं दिया जाएगा तो वो वाक्य का मीनिंग हमें समझ में आएगा नहीं। मैं घर जा रहा हूं, ऐसा हमें लिखना है तो मैं पहले आएगा, घर बाद में आएगा, जा रहा हूं बाद में, उसके बाद आएगा। घर जा रहा मैं, ऐसा हम बोलते नहीं, तो वो समझ में आता नहीं। छोटा सेंटेंस तो हमें समझ में भी आ जाए, लेकिन बड़ा सेंटेंस जैसे कि ये सब सेंटेंस ही देख लो, मॉल मैंने से सामान खरीदा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन ठीक से उसे लिखा, मैंने मॉल से सामान खरीदा, जिस जगह जो शब्द होने चाहिए उसे वहां पर रखा, तो वो वाक्य समझ में आएगा। आगे जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल के रूप में, जब आपने पढ़ाई लिखाई शुरू की, जब आप पढ़ना शुरू किया तो आपको पहले क ख ग सिखाया गया, वर्ण के पहचान। इंग्लिश में पहले अल्फाबेट सिखाए गए, एबीसी सिखाए गए, लेकिन आपको सीधा ग्रामर ही सिखाने लगे कि चलो टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये आपको पढ़ाने लगे, तो उस पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका सही क्रम नहीं है। पहले जो सीखना चाहिए, कहो पहले शब्दों के वर्ण की पहचान लो, वर्ण से आप शब्द बनाना सीखो, शब्द बनाने के बाद आप वाक्य बनाना सीखो, तब आपको टेंस समझ में आएंगे, वरना समझ में आएंगे नहीं। तो इसी तरह से कोई भी वाक्य हो, उसका सही क्रम होना चाहिए। अगर उसका सही क्रम नहीं दिया जाएगा तो वो समझ में आएगा नहीं। आगे, पहली पंक्ति से कोई अर्थ नहीं निकल रहा, यानी कि पहला जो वाक्य है उसमें हमें कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा, जबकि उन्हीं शब्दों को उपयुक्त क्रम में रख देने पर अर्थ स्पष्ट हो गया। यानी कि उन्हीं शब्द को, शब्द वही रहे, एक भी शब्द बदला नहीं, लेकिन उसका जो सही क्रम था, उसकी सही जगह पर उसे रख दिया गया, तो हमें अर्थ समझ में आ गया। पर इसे एक सार्थक वाक्य कहा जा सकता है, यानी कि यही एक सही वाक्य है, क्योंकि सार्थक यानी कि इसका अर्थ निकलता है, अर्थ के साथ हमें समझ में आता है। अगर अर्थ नहीं होगा तो वाक्य हमें समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार शब्दों का वह समूह जिसे कोई अर्थ स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। यानी कि वाक्य किसे कहते हैं? कि शब्दों का समूह, वहां पर बहुत सारे शब्द हो और उससे कोई अर्थ बने, उसका कोई मीनिंग हो, उसका कोई मतलब हो, तो उसे वाक्य कहेंगे, वरना वाक्य कहेंगे नहीं। जैसे कि ऊपर का वाक्य है, मॉल मैंने से सामान खरीदा, तो शब्द है, बहुत सारे शब्द है, शब्दों का समूह भी है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो वाक्य कहलाएगा नहीं। लेकिन वाक्य किसे कहेंगे? ये शब्दों का वो समूह जिससे अर्थ स्पष्ट हो, जिसका अर्थ समझ में आए, तो उसी को वाक्य कहेंगे। आगे, वाक्य में हम किसी के द्वारा कुछ किए जाने की बात कहते हैं। यानी कि वाक्य में, कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में हम कोई भी इंसान या कोई भी जानवर है, कुछ भी, उसके द्वारा कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, वो हम बता रहे हैं। काम के करने वाले को कर्ता और काम किए जाने या होने को क्रिया कहते हैं। यानी कि जो काम करने वाला है उसे क्या कहते हैं? कर्ता, जो काम कर रहा है। और उसके द्वारा जो काम हो रहा है उसे क्या कहेंगे? क्रिया। यानी कि काम करने वाला होता है वो कर्ता, और उसके द्वारा जो काम किए जा रहा है उसी को कहेंगे क्रिया, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाक्य लिखा है, मैं पढ़ता हूं, तो पढ़ने वाला कौन है? मैं, तो वो हो गया कर्ता। उसके द्वारा क्या काम हो रहा है? पढ़ाई करना, पढ़ता हूं, तो वो हो गया क्रियापद, उसे कहेंगे क्रिया। जैसे कि वह धोता है, तो वह हो गया कर्ता, धोता है क्रिया।
तुम खाओगे, तो तुम हो गए कर्ता, खाओगे वो हो गई क्रिया। यानी कि जो क्रिया हो रही है उसे, जो काम हो रहा है वो हो गई क्रिया, और जिसके द्वारा काम हो रहा है उसे कहेंगे कर्ता। ओके, क्लियर। आगे, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि कर्ता द्वारा जो काम हो रहा है, वो कौन सा काम हो रहा है, वो सीधा असर हमें पता चले। यानी कि जैसे कि मैं पढ़ता हूं, तो पढ़ता हूं वो क्रिया है, लेकिन मैं यहां पर मैं किताब पढ़ता हूं, तो पढ़ता हूं लेकिन क्या पढ़ता हूं मैं बता पाऊं, सीधा असर किस पे हुआ, किताब पे, तो उसी को कहेंगे कर्म। मैं फल खाता हूं, तो मैं क्या खाता हूं, तो मैं फल खाता हूं, तो वो हो गया कर्म। मैं घर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, घर। तो क्रिया कौन सी हो रही है वो स्पष्ट बताए, क्रिया कौन सी हो रही है हमें पता चले, तो उसी को कहेंगे कर्म। ओके, जैसे कि ऊपर का वाक्य था, मैंने मॉल से सामान खरीदा, तो क्या खरीदा, सामान, तो वो हो गया उसका कर्म। आगे, मैं किताब पढ़ता हूं, तो मैं क्या पढ़ता हूं, किताब, तो वो हो गया उसका कर्म। मैं वह कपड़े धोता है, तो क्या धोता है, कपड़े, तो वो हो गया उसका कर्म। तुम फुटबॉल खेलोगे, तो क्या खेलोगे, फुटबॉल, तो वो हो गया उसका कर्म। यानी कि जो क्रिया हो रही है वो स्पष्ट बताए, हमें पक्का पता चले कौन सी क्रिया हो रही है, तो उसी को कहेंगे कर्म। ओके, इन वाक्यों में किताब, कपड़े और फुटबॉल कर्म है। यानी कि तीनों वाक्यों में किताब, फुटबॉल और कपड़े, ये तीनों कर्म है। जिन वाक्यों में कर्म होता है उन शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है। यानी कि जिन वाक्यों में कर्म हो, तो उस वाक्य में क्रम इस तरह से लिया जाएगा, पहले कर्ता को लिखो, उसके बाद कर्म को लिखो, उसके बाद क्रियापद लिखो, यानी कि क्रिया को लिखो। तो पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। जैसे कि वाक्य है, तुम कपड़े धो रहे हो, तो तुम पहले आएगा, वो कर्ता है, कपड़े वो कर्म है, धो रहे हो वो बाद में आएगा, वो क्रिया है। जैसे कि ऊपर का वाक्य देखो, मैंने मॉल से सामान खरीदा, तो मैंने वो पहला आ गया, सामान खरीदा, तो सामान वो है कर्म, वो सेकंड आया, उसके बाद आया खरीदा। मॉल से वो अलग बात, वो कर्म नहीं है, वो एक जगह का नाम है, लेकिन सामान वो उसका कर्म है। ओके, आगे, वाक्यों के अंग। अब देखो, वाक्य में दो तरह के अंग होते हैं। वाक्य में दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। कोई भी वाक्य होता है, उस वाक्य में ये दो चीज होती है, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, ये हम देखते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, तथा कर्ता ही उद्देश्य होता है। यानी कि यहां पर यह कहा गया कि वाक्य, कोई भी सेंटेंस लिखा हो, वो जिसके बारे में लिखा हो, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में, जिस जगह के बारे में लिखा हो, तो उसी को कहेंगे उद्देश्य। ज्यादातर कर्ता ही उद्देश्य होता है। यानी कि मैं घर जा रहा हूं, तो आपको ऐसा बताया जाए कि इसमें उद्देश्य क्या है, तो मैं, क्योंकि वो करता है, उसी के बारे में बात हो रही है। घर घर कौन जा रहा है, तो क्या मैं। अनिल सामान खरीद रहा है, तो सामान कौन खरीद रहा है, अनिल, तो उसके बारे में बात हुई, तो अनिल हो गया उद्देश्य। विनीता फल खा रही है, तो फल कौन खा रही, विनीता, उसके बारे में बात हुई, तो वो होगी उद्देश्य। यानी कि वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है उद्देश्य, और बाकी जो बात हो रही, उसके अलावा जो बात है, उसके अलावा जो सेंटेंस है, उसी को कहेंगे विधेय। जैसे कि विनीता फल खा रही है,
तो विनीता हो गई उद्देश्य, फल खा रही है, वो हो गया विधेय। यानी कि वाक्य को दो हिस्से में बांटना है, एक को उद्देश्य को, एक को विधेय को। तो उद्देश्य किसे कहना है कि जिसके बारे में बात हो रही है, और विधेय किसे कहना है, विधेय किसे कहना है कि जिसके जो पूरी बात हो रही है, कर्ता द्वारा जो काम हो रहा है उसे कहेंगे विधेय। ओके, देखो यहां पर लिखा है चूहा भाग रहा है, तो कौन भाग रहा है, चूहा, तो चूहा हो गया उद्देश्य। बिल्ली दूध पी गई, कौन पी गई, बिल्ली, तो बिल्ली हो गई उद्देश्य। अब यहां पर विधेय देखो, विधेय मतलब किसे कहते हैं कि उद्देश्य अर्थात कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, यानी कि क्रिया जो है विधेय, यानी कि जो काम हो रहा है उसी को कहेंगे विधेय। यानी कि हाथी धीरे चलता है, तो हाथी हो गया उद्देश्य, धीरे चलता है वो हो गया विधेय। मीनू घर आ रही है, तो मीनू हो गया उद्देश्य, घर आ रही है, आ गई, तो वो हो गया विधेय। ओके, देखो यहां पर लिखा है कि चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया क्या हो गया, उद्देश्य, उड़ती है वो हो गया विधेय। पिताजी चाय बनाते हैं, तो पिताजी वो हो गया उद्देश्य, चाय बनाते हैं वो हो गया विधेय। सोनल गाना सुना रही है, तो सोनल हो गया उद्देश्य, गाना सुना रही है वो हो गया विधेय। प्रधानाध्यापक बच्चों को इनाम दे रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल बच्चों को इनाम दे रहे, तो कौन दे रहे, प्रधानाचार्य, तो वो हो गए उद्देश्य, बच्चों को इनाम दे रहे हैं वो हो गया विधेय। मतलब ये समझ लो पूरा सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में किसी एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, किसी एक वस्तु के बारे में लिखा है, तो वो हो गया वहां पर उद्देश्य, और बाकी का जो सेंटेंस है वो हो गया विधेय। जैसे कि मैं एक वाक्य बोलूं कि सूरत बहुत ही सुंदर और स्वच्छ शहर है, तो किसके बारे में हमने बात की, सूरत के बारे में, तो सूरत हो गया उद्देश्य, बहुत ही स्वच्छ और सुंदर शहर है, ये पूरा सेंटेंस हो गया विधेय। कल से स्कूल शुरू हो रही है, तो क्या शुरू हो रही है, स्कूल, तो स्कूल हो गया उद्देश्य, कल से शुरू हो रही है वो हो गया विधेय। अब मन में ऐसा मत समझ लेना कि पहला जो सेंटेंस होता है वही होता है उद्देश्य, किसके बारे में बात हो रही वो देखो। जैसे कि मैंने अभी बोला ना, कल से स्कूल शुरू हो रही है, तो किसके बारे में हमने बात की, स्कूल के बारे में, तो स्कूल हो गया उद्देश्य, कल से शुरू हो रही है वो हो गया विधेय। ओके, तो ये याद रखना है। अब देखो यहां पर लिखा विस्मयादि बोधक शब्द हमेशा वाक्य से पहले आता है, ये वाक्य का हिस्सा नहीं होते, जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, यानी कि विस्मयादि बोधक जो वर्ड है वो वाक्य से पहले ही आ जाता है, लेकिन वो उस सेंटेंस का हिस्सा होते नहीं, तो उसे उस सेंटेंस में गिनना नहीं होता। तुमने तो कमाल कर दिया, तो इसमें तुमने वो हो गया उद्देश्य, कमाल कर दिया तो वो हो गया विधेय। उसमें वाह शब्द कहीं भी आएगा नहीं, वाह शब्द को उसमें से निकाल ही देना है। अरे ये कितना सुंदर है, तो यह यहां पर आएगा उद्देश्य, कितना सुंदर है वो हो गया विधेय। ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखो यहां पर लिखा है हम जान गए कि एक पूरी बात को व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है, यानी कि एक पूरी मीनिंग वाली बात बताए तो उसी को कहते हैं वाक्य। वाक्यों में शब्दों का उपयुक्त क्रम ही उसके अर्थ को स्पष्ट करता है, कि वाक्यों में जो सही क्रम होता है उसी उस वाक्य का अर्थ बताते हैं, वरना नहीं। वाक्य रचना का क्रम कर्ता क्रिया या फिर कर्ता कर्म और क्रिया होता है, यानी कि वाक्य दो तरह से बनता है, एक तो कर्ता और क्रिया होती है, या फिर कर्ता कर्म और क्रिया होती है। ओके, वाक्य के दो अंग उद्देश्य और विधेय, दो अंग विस्मयादि बोधक वाक्य से पहले आते हैं, वे वाक्य का हिस्सा नहीं होते, यानी कि विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं वो वाक्य से पहले लिखे जाते हैं, लेकिन वो वाक्य का हिस्सा नहीं, उस सेंटेंस का हिस्सा वो नहीं है, वो आपको याद रखना है।
ओके।